हेलो दोस्तों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि मेटास्टैटिक कैंसर यानी पूरे शरीर में फैल चुके कैंसर को कैसे मैनेज किया जाता है। जब कैंसर एक अपनी जगह को छोड़ के पूरे शरीर में फैल जाता है और पूरे शरीर के अलग अलग जगह पर ग्रो करना चालू कर देता है तो उसको मेटास्टैटिक कैंसर बोलते हैं। ज़्यादातर इस तरह के केसेस में ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है और ज़्यादातर इस तरह के केस में पेशेंट को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। इस कैंसर की स्टेज को और इसके इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को समझना ज़रूरी है ताकि आप इस बीमारी के स्टेज को समझ सकें और इसमें ट्रीटमेंट क्यों मुश्किल हो जाता है, क्या ऑप्शंस रहते हैं, इस एस्पेक्ट को समझ पाएँ और इसके रिलेटेड मजबूरियों को समझ पाएँ। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी व्यक्ति को मेटास्टैटिक कैंसर है उसका मतलब ये है कि एक जगह से कैंसर पूरे शरीर में फैल गया है। माने अगर किसी को लंग्स का कैंसर है तो लंग्स से लिवर में, ब्रेन में, हार्ट में, किडनी में सब जगह फैल गया तो उसको मेटास्टैटिक कैंसर बोलते हैं। जब ये कैंसर पूरे शरीर में फैल जाता है या शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैल जाता है तो इसको मैनेज करना अक्सर और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके बाद कैंसर को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके बाद कैंसर में सक्सेसफुल थेरेपी करना बड़ा मुश्किल होता है। सर्जरी करके इसको निकाल पाना मुश्किल होता है, क्योंकि आप कितने जगह सर्जरी करोगे जब कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है तो आपको हर जगह पे सर्जरी करके उसके टुकड़ों को निकाल पाना ज़्यादातर पॉसिबल नहीं होता। अगर आप एक आध जगह सर्जरी करते भी हो तो बाकी कुछ जगह छूट जाती है जहाँ पे कैंसर बढ़ते रहता है और फाइनली वो जानलेवा होता है। तो ज़्यादातर किसी व्यक्ति को अगर स्टेज का कैंसर हो जाए तो बचने के चांसेस काफ़ी कम है और ये बहुत जल्दी मृत्यु का कारण होता है। मेटास्टैसिस के लेवल पे जब कैंसर पहुंच जाए तो मान के चलिए उसके बाद पेशेंट की सर्वाइवल ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 95% केस में मान सकते हैं। इस तरह के केस में आप क्या करोगे? इस तरह के केस में सबसे ज़्यादा जो वर्क करेगा वो है कीमोथेरेपी, जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन केमिकल्स है जो कैंसर सेल्स को मारते हैं। इसको दवाओं की तरह आप यूज़ करते हैं और वो पूरे शरीर में फैलते हैं और कैंसर सेल्स को मारते हैं। लेकिन इससे साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं और ये पूरी तरह से कैंसर को नहीं मार सकता है, खुद के सेल्स को भी बहुत नुकसान करता है। इसलिए फटीग, नोजिया, हेयर लॉस और इम्यून सप्रेशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। कीमोथेरेपी के इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स को हमने ऑलरेडी अलग वीडियोज़ में डिस्कस किया है। इसके अलावा आप करते हैं टारगेटेड कीमोथेरेपी, जिसमें स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशंस और प्रोटीन्स को आप टारगेट करते हो, उसके हिसाब से स्पेसिफिक केमिकल्स बनाते हो और ये अलग अलग तरह के मेटास्टैटिक कैंसर्स को टारगेट करते हैं, जिससे कि कम साइड इफेक्ट्स होते हैं और ज़्यादा बेटर एक्शन मिलता है। तो इससे आप अलग अलग तरह के कैंसर सेल्स को कम साइड इफेक्ट्स करे हुए भी मार सकते हो और उससे बॉडी को बचा सकते हो, पर ये भी पूरी तरह इफेक्टिव नहीं होता। इम्यूनोथेरेपी में आप बॉडी की खुद की इम्यूनिटी को ट्रेन करते हैं। लंग कैंसर, मेलानोमा और किडनी कैंसर में आप बॉडी की खुद की इम्यूनिटी को ट्रेन करते हैं कि वो कैंसर सेल्स को मारे। हालांकि ये भी 100% इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है जिससे आप बॉडी में पूरे फैले हुए कैंसर सेल्स को मारने का प्रयास एटलीस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोन सेंसिटिव कैंसर्स होते हैं जैसे ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर, उसमें बॉडी के हार्मोन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाली मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और दूसरे हार्मोन्स। ये कैंसर के ग्रोथ को ब्लॉक करते हैं और इससे आपके कैंसर के बढ़ने का प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो एटलीस्ट पेशेंट की कंडीशन उतनी जल्दी डिटोरिएट नहीं होती जितना कि एक्सपेक्टेड होता है और कुछ साल पेशेंट का सर्वाइवल या कुछ महीने सर्वाइवल इससे बढ़ सकता है। कुछ स्पेसिफिक एरियाज में जहाँ पे अगर कैंसर एक पर्टिकुलर जगह में ज़्यादा बढ़ रहा है तो वहाँ पे आप रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं, जहाँ बेसिकली हाई एनर्जी रेडिएशन दिया जाता है टारगेटेड कैंसर सेल्स को मारने के लिए, जैसे बोन में, लंग में, ब्रेन में, जिससे पेशेंट का एटलीस्ट पेन कम हो जाता है, सिम्टम्स कम हो जाते हैं और कई बार ये पेशेंट को पूरा क्योर तो नहीं कर पाता है लेकिन उसके प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक कम कर देता है। इसके अलावा अगर कुछ आइसोलेटेड एरिया में कैंसर फैला हुआ है, पूरे एरिया में नहीं फैला हुआ है, मान लीजिए कैंसर फैल तो गया है लंग से लेकिन सिर्फ लिवर में फैला है, तो आप लंग्स और लिवर का कुछ पोर्शन निकाल के व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर सकते हो। हालांकि इस तरह के केसेस में ज़्यादातर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता, पर अगर किसी कैंसर का लिमिटेड स्प्रेड है यानी जिसे ओलिगोमेटास्टैटिक डिजीज बोलते हैं कि एक दो जगह ही वो फैला हुआ है तो सर्जरी पॉसिबल होती है। अगर बहुत जगह फैल गया है तो सर्जरी पॉसिबल नहीं होगी, पर अगर एक दो जगह फैला है यानी बीमारी अर्ली स्टेज में है या फैलने के भी स्टेजेस एक तरह से मान के चलिए, जब ज़्यादा फैल गया तो एडवांस स्टेज होगा, जब जल्दी फैलना चालू किया तो अर्ली स्टेज होगा। जब कैंसर ने ज़्यादा नहीं स्प्रेड किया है तो फिर आप उसको थोड़ा बहुत सर्जरी करके रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्रेशन, जिसमें आप कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी का यूज़ करते हैं। क्रायो अब्लेशन, जिसमें आप क्रायो एनर्जी यानी एक्सट्रीम कोल्ड का यूज़ करते हो कैंसर सेल्स को मारने के लिए। ये लंग, लिवर और बोन मेटास्टेसिस के लिए कई बार यूज़ करते हैं। ये लोकलाइज एक कैंसर के एरियाज़ को डिस्ट्रॉय या डैमेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पूरा कैंसर का थेरेपी इसमें नहीं होता। बेसिकली इस तरह के केसेस में आपको ज़्यादा पैलिएटिव थेरेपी करनी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट ज़्यादा टाइम नहीं जी पाते, तो पैलिएशन करके आप पेशेंट को कुछ टाइम तक जीवित रखने का प्रयास करते हो और उसकी प्रॉब्लम्स को कम करते हो।
तो वहाँ पे अगर मान लीजिए पेशेंट को पेन हो रहा है तो पेन को कम करने की दवाई और पेन किलर्स दिए जाएंगे। अलग अलग तरह के पेन किलर्स जैसे ओपियोइड, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और नर्व पेन वाले मेडिसिन यहाँ पे पेन रिलीफ करने में मदद करते हैं। इसके अलावा आप पेशेंट की न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करते हैं, पेशेंट का फिजिकल सपोर्ट को इम्प्रूव करते हैं, वेट लॉस को इम्प्रूव करते हैं, मसल वेस्टिंग को इम्प्रोवाइज करते हैं। इससे पेशेंट की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बेटर रहती है। इसके अलावा आप पेशेंट का इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, जिससे कि पेशेंट को एंग्जाइटी और डिप्रेशन कम होगा और पेशेंट का ओवरऑल फैमिली फ्रेंड्स को भी बेटर वे में वो पेशेंट को मैनेज कर पाएंगे और ज़्यादा समय तक पेशेंट का ध्यान रख पाएंगे। ये सारी चीज़ों को आप मैनेज करते हो। ये सारी चीज़ें पैलिएटिव और सपोर्टिव केयर में आती है, जिसको हमने अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस किया है। कुछ जेनेटिक थेरेपी और कार्ड सेल थेरेपी ये सब का भी रिसर्च चालू है, जो कि कैंसर मैनेजमेंट में यूज़फुल हो सकती है, पर अभी एज ऑफ नाउ मेटास्टैटिक कैंसर्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाई है। मान के चलिए कि मेटास्टैटिक कैंसर ज़्यादातर केस में डेथ सेंटेंस जैसा ही है। ज़्यादातर केस में अगर किसी को फैलने वाला कैंसर हो गया तो उसमें बचा पाना पेशेंट को मुश्किल है। इस एस्पेक्ट को समझना और इसकी मैनेजमेंट को डिस्कस करना ही आज का मेन पर्पज़ था। आज के टॉपिक में हमने डिस्कस करने का प्रयास किया कि मेटास्टैटिक कैंसर में आप क्या कर सकते हो। सर्जरी बहुत कम केस में पॉसिबल होती है, ज़्यादातर आपको मेडिसिन पर या रेडिएशन पर काम चलाना पड़ता है। कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी, इसमें ही ज़्यादातर आपको पेशेंट को ही मैनेज करना पड़ता है। काफ़ी केस में आपको पैलिएटिव केयर देना पड़ता है, जहाँ पेशेंट की जान तो आप नहीं बचा सकते, लेकिन पेशेंट की लाइफ को थोड़ा पेन फ्री करने के लिए और उसके सिम्टम्स को और लक्षणों को कम करने के लिए, ताकि उसको बहुत ज़्यादा तड़पना नहीं पड़े, परेशान ना होना पड़े, इसके लिए आप जो केयर देते हो वो आप इस तरह के पेशेंट्स को ऑफर करते हो। न्यूअर थेरेपी जैसे जीन थेरेपी और क्लिनिकल ट्रायल्स ये एडवांस केसेस में उपयोगी हो सकते हैं, पर इस पर भी रिसर्च चालू है। बहुत ज़्यादा सक्सेस इस मामले में अभी तक नहीं मिली है। मेटास्टैटिक कैंसर्स के अलग अलग इश्यूज़ पर और ये क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ये रेगुलर कैंसर से क्यों अलग होते हैं, कहाँ कहाँ कैंसर स्प्रेड करते हैं, ये सारी चीज़ों पर हमने अलग अलग वीडियोज़ किए। वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें तुरंत।